हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। एम स्नेहा सिंगाटिया एंड हमारी मैथ्स का सेकंड चैप्टर हम आज जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा बाइनोमियल थ्योरम। इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक जो है डिस्कस किया था। क्लास हमारी है ग्रेड सेकंड मैथ्स के लिए, ठीक है जी। ग्रेड सेकंड का मतलब जो हमारा सेकंड ग्रेड का और PSC सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है उसके लिए मैथमेटिक्स जो हमारा पेपर 2 होता है उसके लिए बेसिकली हम उसका सिलेबस कर रहे हैं। तो चलिए बाइनोमियल थ्योरम को हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि भाग्यशाली है वो जिसे अवसर मिलता है और प्रतिभाशाली वो होते हैं जो अवसर को पैदा करते हैं। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी की तैयारियां जो है वो जोरों पर हैं और किसी भी समय हमारी वैकेंसी अनाउंस हो सकती है। तो आप सभी तैयारियों पर लग जाएं। बिल्कुल। बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई बाइनोमियल थ्योरम, जैसा कि आप जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम जो है ना वो सर आइजैक न्यूटन ने दी थी, ठीक है। अब ये बनी क्यों और किस काम आती है, तो इसके लिए सिंपली इसका इंट्रोडक्शन लेकर के चलते हैं। देखिए सिंपली हम जानते हैं कि जब भी हम कोई दो टर्म्स जैसे a प्लस बी है, a प्लस बी की पावर्स 1 करते हैं तो ये हमारे पास सिंपली a प्लस बी आती है। a प्लस बी की स्क्वायर अगर हम ले तो वो हमारे पास इसका नॉर्मली रटा रटाया फॉर्मूला जो होता है A² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी टाइप से क्यूब अगर हम ले रहे हैं, a प्लस बी की क्यूब अगर हम ले तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है A³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। भाई ये फॉर्मूला बना कैसे? ये सारे के सारे फॉर्मूलाज बनते हैं हमारे बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। जैसे a प्लस बी की पावर 4 है तो इसका फॉर्मूला ये होगा, a प्लस बी की पावर 5 है तो इसका फॉर्मूला ये होगा। अब ये सारी के सारे फॉर्मेशंस बनती कैसे है, तो ये सारी के सारी फॉर्मेशन एक ही जनरल मेथड से बनती है, एक ही जनरल थ्योरम से बनती है और उस थ्योरम को हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, जो कि सर आइजैक न्यूटन ने दी थी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो भाई बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली टू टर्म्स। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी टर्म्स होती हैं? टू टर्म्स होती हैं, ठीक है। इट इज द सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर मोनोमियल्स, ठीक है। इसमें दो या दो से ज्यादा मोनोमियल्स हो सकते हैं लेकिन दो टर्म्स का क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा मोनोमियल्स हैं, जैसे मान लीजिए 1 + a + b इस टाइप से है, ठीक है, तो हम इसको 1 एक अलग से कंसिडर कर सकते हैं और a + b को अलग से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे दो एक्सप्रेशंस हो गए, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि इसमें दो हमारे टर्म्स होने चाहिए, ठीक है। एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स कनेक्टेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, इसे ही हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। बाइनोमियल का मतलब दो उसके अंदर टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, दो एक्सप्रेशन होने चाहिए, ठीक है जी। तो जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम होती है बेसिकली वो थ्योरम हमारी क्या कहती है? बाइनोमियल थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी इस टाइप से है जैसे x + y, इसकी पावर्स n है, ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम हमारी, यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं बाइनोमियल थ्योरम, पेन भी ब्लू ले लेते हैं। चलिए, तो बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी जैसे x + y इसकी पावर n ये है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसमें आपने सारी टर्म्स लेनी है, r = 0 से लेके n तक। करना क्या है? NCR x की पावर n-r इंटू वाई की पावर r। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही आपके पास सारी की सारी टर्म्स बन जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम करें a + b की पावर 1 ले लें या मान लीजिए स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पर n = 2 है। कंपेयर कर लेते हैं हम दोनों स्टेप्स में, ठीक है। x की जगह a है और y की जगह b है, तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा NC 0, ठीक है जी, 0 से n तक जाना है यानी 0 से 2 तक जाना है। या फिर इसके लिए बनाएं तो ये हो जाएगा n = 0 to n, r = 0 to n NCR। और x की जगह हमारा है a की पावर n-r और b की पावर r, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आएगा NC 0, a की पावर n, b की पावर 0, ठीक है। तो n यहाँ पर 2 है हमारे पास तो 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर 2C1 AB1 और BB1। नेक्स्ट हो जाएगा 2C2 A0 एंड B2, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपली यही यही फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये तो था सिंपल इंट्रोडक्शन कि भाई
बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, तो एक नॉर्मल जो हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, x प्लस वाई की पावर n, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, जैसे इससे ये सारे के सारे, यानी ये ना इस तरह की कोई भी हमारा एक्सप्रेशन है तो उसके लिए एक जनरलाइज्ड मेथड है, ठीक है, जिसे हम बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जानते हैं। ओके, अब इसके अंदर अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स पर बात करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स में देखें a प्लस बी, इसकी पावर n है, ठीक है, a प्लस बी इसकी पावर हमारे पास n है। n की जगह फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास 1 है, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 है, तो टर्म्स हमारे पास कितनी है 1 एंड 2, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2। यहाँ पर पावर हमारी 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है जी, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 3 है। यहाँ पर पावर हमारी 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है जी 4 है। यानी इससे एक चीज पता चल रहा है कि जितनी आप पावर्स ले रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होगी, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, हमारे पास दो टर्म्स है, ठीक है, दो एक्सप्रेशंस है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इनसे मिलके ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमारा बना है और पावर कितनी है, पावर n है। तो अगर n पावर का हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन लेते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे सॉल्व करने पर, n प्लस 1 टर्म्स हो जाएंगी। तो ये चीज़ हमें पता चली। नेक्स्ट, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन हो, जैसे 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो, फिर नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये आ गया 1 प्लस एक्स ए एक्स प्लस बी, मान लीजिए ये हमारे पास एक आ गया, इसकी पावर्स मान लीजिए 8 है, ठीक है जी। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है और पावर हमारी 8 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी फाइनल में जब आप सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए n की जगह क्या हो जाएगा 8 प्लस k यानी 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 3 हमारा ये हो जाएगा 10 c 2। तो ये हमारे नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे जब आप इसके लिए सॉल्व करेंगे बाइनोमियल थ्योरम को, ठीक है जी। चलिए, तो ये जनरल ऑब्जर्वेशन है जो हम इन एक्सप्रेशंस को देख के ले रहे हैं। ये जो हमारे सामने एक टेबल है a प्लस 1 की पावर 1, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, यानी जितनी आपकी पावर है उससे एक ज़्यादा आपकी नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं इस पूरी टेबल को देख के कि हाईएस्ट पावर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू n। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म की और लास्ट टर्म में जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी सेम है। जैसे यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म की और लास्ट टर्म की जो हाईएस्ट पावर है ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये सेम है। फर्स्ट टर्म में पावर 3 है, सेकंड टर्म में भी पावर मतलब जो लास्ट टर्म है उसमें भी हमारी पावर 3 है, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म में और जो हमारी लास्ट टर्म है उसमें जो एक्सप्रेशन है उसकी जो पावर है वो इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, वो n के इक्वल है। यानी 4 पावर यहाँ पे, तो फर्स्ट में भी और लास्ट में भी हमारे पावर कितनी हो जाएगी, n ही हो जाएगी, ठीक है। सो हाईएस्ट पावर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू n, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए आप कोई भी करते हैं a प्लस बी की पावर n कर रहे हैं, तो इसके अंदर यानी कि आपको पता चल गया कि भाई एक ये स्टेप होगा, बीच में कुछ भी आता रहे, और लास्ट वाला जो है लास्ट ये वाली हमारी टर्म हो जाएगी। तो ये दोनों टर्म्स तो इसके अंदर होंगी ही होंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट लॉजिक, नेक्स्ट हमारी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि भाई इसमें होते हैं कुछ कोफिशिएंट्स, कि बाइनोमियल थ्योरम हमें पता चली, बाइनोमियल थ्योरम होती है ये x प्लस वाई इसकी पावर n, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे n से 0 और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर n y की पावर 0 प्लस n से 1 x की पावर 1 x की पावर n माइनस 1 और y की पावर 1, ठीक है, प्लस n से 2 x n माइनस 2 और ये हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। सो ऑन अप टू इसी टाइप से चलता रहेगा और ये जाएगा लास्ट टर्म बनेगी n सी n x की पावर 0 और y की पावर n, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक जनरल हमारा बाइनोमियल थ्योरम इस टाइप से बन जाएगी। इसके अंदर ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं जैसे n सी 0 है, n सी 1, n सी 2, n सी n, ठीक है, तो ये जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है जी। या फिर इनको हम डायरेक्टली C0, C1, C2 इससे भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ये तो पता होता है कि भाई ऊपर तो यहाँ पर तो n है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर देखें इसको हम मान सकते हैं 1 इंटू ए 1 इंटू बी, तो ये यहाँ के बाइनोमियल कोफिशिएंट है। यहाँ पर 1 इंटू ए 2 इंटू ए बी और 1 इंटू ए, तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है। इसी टाइप से यहाँ पर 1 इंटू ए क्यूब
और 3 यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 1, ठीक है जी। ये 1, ये 4, 6, 4 और यहाँ पर 1, तो ये सारी के सारी क्या है जी, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है। जितनी भी टर्म्स है उनके अंदर जितने भी इनके कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करें कि क्या हमारी जनरल टर्म होती है, कैसे हम बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालते हैं, या बाइनोमियल एक्सप्रेशन से कैसे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप से है कि x प्लस वाई इसकी पावर n, तो आपको क्या करना है, n से 0, x की पावर n और y की पावर 0, ठीक है जी। तो y की पावर 0 है तो ये कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहे, तो इनटू में सिर्फ 1 ले रहे हैं, ठीक है। nc1 x की पावर n माइनस 1 y, nc2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर सोन अप टू ncn yn। इससे पहले वाली टर्म देखें तो ये हो जाएगी ncn माइनस 1 और x की पावर n माइनस, यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल लास्ट के लिए x की पावर सिर्फ एक बचेगी। सेकेंड हम थोड़ा सा बैक चले गए, यस। सो यहाँ पर x की पावर 1 बचेगी और y की पावर बचेगी n माइनस 1, ठीक है। ये यहाँ पर जो इससे पहले का एक स्टेप है, ठीक है जी। चलिए तो इससे हमें एक बात क्लियरली समझ में आ रही है। पहला स्टेप अगर हम ले, फर्स्ट स्टेप हमारा बनता है n से 0, x की पावर n, y की पावर 0। सेकंड स्टेप हमारा क्या बन रहा है, n से 1, x की पावर n माइनस 1, y की पावर 1। तो यहाँ से हम बात करें कि अगर हम nth स्टेप बनाए, nth स्टेप, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, nc, यहाँ पर सेकंड स्टेप में nc1 है तो nth स्टेप में यहाँ पर क्या हो जाएगा, n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें कि x की पावर n माइनस 1 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x की पावर n माइनस n, देखिए n माइनस 1 है, यानी सेकंड स्टेप के अंदर आप n माइनस 1 ले रहे हो, तो nth के अंदर आप लोगे n माइनस n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा y की पावर nth स्टेप के अंदर हो जाएगा आपके पास n माइनस 1, ठीक है। चलिए अगर ये क्लियरली नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली हम देखें कि जो हमारा rth स्टेप होता है, या फिर ये कहें कि जनरल टर्म हमारी बनती है टी आर प्लस 1, ठीक है जी। टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 1 का मतलब, क्योंकि हमें पता है कि टोटल इसके अंदर पावर्स n है, इसका मतलब टोटल हमारे पास क्या बनेगा, n प्लस 1 स्टेप्स बनेंगे, n प्लस 1 टर्म्स बनेंगी, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास x प्लस वाई की पावर n है, थोड़ा सा पेन यहाँ पर सुइटेबल नहीं है, या x प्लस वाई की पावर n है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, n प्लस 1। तो n प्लस 1th टर्म ये होगी हमारी लास्ट टर्म, ये वाली जो होगी, ठीक है, एन सी एन वाई एन, ये हमारी n प्लस 1th ये टर्म है, ठीक है जी। तो इसके लिए सिंपली हमें समझ में आ रहा है, यानी कि अगर आपने सिंपल ये लिख दिया ना एन सी एन वाई एन, ये आपकी टी एन नहीं है बल्कि टी एन प्लस 1 है, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है। यानी कि आप मान लीजिए T4 बनाना चाहते हैं तो आपको इसको पहले ये लिखना पड़ेगा 3 प्लस 1। अब आप सिंपली TR का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अब आप सिंपली लगा सकते हो, जैसे आप इसको अगर ये लिखते T1 प्लस 1, अब इस 1 को आप यूज कर लें कहीं भी, NC1 y की पावर 1, x माइनस n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एक जनरल टर्म हमारे पास आ जाती है TR प्लस 1, NCR, x की पावर n माइनस r और y की पावर r, ठीक है। सो जनरल टर्म इन, देखिए थोड़ा सा इसको हटा देते हैं क्योंकि काफी कचरा हो चुका है यहाँ पर। चलिए ओके, तो देखिए सिंपली जनरल टर्म किसी भी एक्सपेंशन के लिए क्या हो जाएगी, TR प्लस 1 इक्वल्स टू NCR, x की पावर n माइनस r वाई आर, ठीक है। तो TR प्लस 1 जनरल टर्म इसके लिए क्या हो जाएगी, NCR, x की पावर n माइनस r वाई की पावर r। यानी कि अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर ये है कि 1 प्लस एक्स इसकी पावर n है, तो इसके लिए हमें जनरल टर्म बनानी है, ठीक है जी। इसके लिए हम जनरल टर्म बनाते हैं, तो ये हो जाएगी TR प्लस 1 विच इज इक्वल टू NCR, ठीक है।
यहाँ पर देखिए ये हमारा x है यानी ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे a की पावर यानी x की पावर कितनी है, x की पावर हो जाएगी हमारे पास n माइनस r, ठीक है। x यहाँ पर कितना है 1 है, ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं 1 और सेकेंडली हमारा हो जाएगा x और x की पावर हो जाएगी r, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा NCR x की पावर r, ठीक है, जनरल टर्म। इसे आप a प्लस बी भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, a प्लस बी करें तब हमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर हो पाएगा, ठीक है। एक बार हम बना लेते हैं a प्लस बी के अकॉर्डिंग। मान लीजिए a प्लस बी की पावर n है, तो इसके लिए सिंपली क्या हो जाएगा, NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी की पावर 2, ठीक है, सोन अप टू NCn a की पावर 0 और b की पावर n, ठीक है। ये हमारा a प्लस बी की पावर n के लिए हमारा बाइनोमियल थ्योरम बन जाती है, ठीक है। अब इसी से हम बनाना चाह रहे हैं 1 प्लस एक्स की पावर n के लिए, ठीक है जी। तो देखिए a हमारा क्या हो जाएगा 1 और b हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब चलिए अब हम चलते हैं NC0। मान लीजिए यहाँ पर ये भी हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए n हमारा 6 है या थोड़ा कम कर लेते हैं n हमारा 4 है मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसके लिए बनाएं तो क्या करेंगे हम 4CR, ठीक है जी। जनरल टर्म हम लिख रहे हैं इसके लिए, तो a की पावर क्या हो जाएगी, a की पावर, चलिए इसके लिए जनरल टर्म पहले लिखते हैं, a प्लस बी की पावर n के लिए जनरल टर्म हम लिख रहे हैं, तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी भाई TR प्लस 1 इक्वल्स टू NCR और a की पावर n माइनस r, b की पावर r। तो यहाँ पर जनरल टर्म लिखेंगे हम a की पावर n माइनस r, a कितना है 1 की पावर n माइनस r यानी 4 माइनस r और x की पावर कितनी हो जाएगी r, ठीक है जी। तो ये हमारी 1 प्लस x की पावर 4 इसके लिए जनरल टर्म होगी। तो इस तरह से हम जनरल टर्म बना सकते हैं। सारी की सारी टर्म्स लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, पहले 4C0 x की पावर 0 प्लस 4C1 x की पावर, यहाँ पर 1 एक इंक्रीज करते हुए जाएंगे, ठीक है, फिर 4C2 x की पावर 2 प्लस 4C3 x की पावर यहाँ पर हो जाएगी 3 और लास्ट टर्म हमारी बनेगी 4C4 x की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं कि पावर हमारी 4 थी और टर्म्स हमारी कितनी बनी है, ये हमारी 5 टर्म्स बनी है, यानी डेफिनेटली n+1 टर्म्स हमारी होती है, ठीक है जी। चलिए इस सभी को हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। सो ऑल ओवर हम देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, इसके लिए जनरल टर्म तो ये हो जाएगी, लेकिन इसका एक्सप्रेशन हम देखना चाहें तो इसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगा, तो ये हमारा बन जाएगा जी NC0 और x की पावर NC0 x की पावर 1, सॉरी x की पावर 0 NC1 फिर x की पावर 1 प्लस NC2 x पावर 2, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो जाएगा NCn और x की पावर n, ठीक है जी। तो ये हमारा इसके लिए एक्सप्रेशन बनेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं सेकंड हमारा, इन द बाइनोमियल थ्योरम ऑफ, इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ दिस द rth टर्म फ्रॉम द एंड। जब भी हम ले रहे हैं x प्लस वाई की पावर n, rth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग के लिए तो जनरलाइज टर्म हमने निकाली कि TR प्लस 1 क्या होता है हमारे पास NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r, ठीक है जी, ये तो हमने निकाल ली। लेकिन अगर वो कह रहा है ये तो हमारी है स्टार्टिंग से, फर्स्ट से, ठीक है, जैसे एक तो होती है हमारी फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म। अब ये पूछ रहा है लास्ट से, फ्रॉम एंड, rth टर्म फ्रॉम एंड से अगर हमें rth टर्म निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी n माइनस r प्लस 2th टर्म, ये हो जाएगी स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है और हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। अब ये हमें ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग से अगर हमें निकालनी हो थर्ड टर्म, ठीक है, इसको हम A B C D E
एफ, ये कंसिडर कर लेते हैं। अगर हमें निकालनी है स्टार्टिंग से थर्ड टर्म तो हम करते हैं टी ऑफ टी 3+1, ठीक है जी। माफ कीजिएगा, ये हमें निकालना है, थर्ड टर्म निकालनी है तो हम यहाँ पर करेंगे T2+1, ठीक है, तब ये हो जाएगी T3, ठीक है। अब T3 हमारे पास क्या है, C है, ये तो हमें कंसिडर हो गया, ये तो है स्टार्टिंग से, फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। एंड से हमें निकालनी है थर्ड टर्म, तो एंड से थर्ड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, D हो जाएगी, ठीक है। एंड से थर्ड टर्म हमारी D हो जाएगी। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए एंड से rth टर्म का मतलब होता है स्टार्टिंग से n-r+2th टर्म, ठीक है। देख लेते हैं क्या ऐसा होता है इस केस के अंतर्गत, ठीक है। हमें निकालनी है एंड से थर्ड टर्म, और टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है, 6 हैं, तो 6 माइनस आर हमारे पास कितना है, यहाँ पर हमने थर्ड टर्म निकाली है +2, तो ये हमारा हो जाएगा 6 - 3 यानी 3 + 2, ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। कि स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर पावर लेनी है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है बल्कि 5 पावर होगी, क्योंकि एक्सपेंड जब भी हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन में देखते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है, टर्म्स हमारी 6 हैं, तो n इक्वल्स टू हमारे पास 5 हो जाएगा डेफिनेटली, तो हमें n की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 5 - 3 + 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 2 विच इज 4, ठीक है। यानी स्टार्टिंग से हमारी फोर्थ टर्म ये हो जाएगी, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म है और एंड से कितनी है, एंड से हमारी थर्ड टर्म है, ठीक है जी। यानी कि सिंपल सा हमें पता चल गया कि जो x + y की पावर n, इसके अंदर rth टर्म फ्रॉम एंड से अगर हम लेना चाह रहे हैं तो वो बिगनिंग से, स्टार्टिंग से n-r+2th टर्म हो जाएगी, ठीक है। जहाँ भी आप एंड से rth टर्म लेना चाहते हैं वहां पर आप n-r+2, ठीक है, r+2, ठीक है, ये करेंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम पास्कल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इसके अंदर अगर हम सभी के सभी कोफिशिएंट्स को लेकर के चलें तो हमारे पास एक ट्रायंगल मिलता है। तो पास्कल ने सिंपली जो हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है उसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स को उठाकर देखा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि a + b की पावर 0 है, ठीक है, इसको हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा, ठीक है। a + b की पावर 1 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा। इसमें कोफिशिएंट देखे 1 × a 1 × b, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे कोफिशिएंट्स हो जाएंगे 1 and 1, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देख रहे हैं a + b की पावर, यानी इसके स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा a², यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 प्लस ये हो जाएगा 2 × ab + 1 × b²। तो सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स हमें लेने हैं, तो ये हो जाएगा 1 और 2 और 1, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं a + b की क्यूब, इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे कोफिशिएंट्स बनते हैं a³ + 3a²b + 3 जो है ab² + b³, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 3 3 1, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल टाइप से बनता जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल टाइप से बन रहा है, ठीक है। और इस पास्कल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जितने भी कॉर्नर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी बाउंड्री एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है। और बीच में अगर हम देखें तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास बनती है कि 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, लेकिन ये जो 2 आया ये इन दोनों 1s का एडिशन आया, ठीक है। यहाँ पर फिर इन दोनों का एडिशन ये हो जाएगा और फिर यहाँ पे इन दोनों का एडिशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं पावर 4 के लिए तो हमारे पास सिंपली यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, पावर 4 के लिए कोफिशिएंट बनते हैं 1 4 6 4 1, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए आप खुद भी बना सकते हैं, नेक्स्ट के लिए आप बनाए 1, फिर इन दोनों का एडिशन 5, यहाँ पर इन दोनों का एडिशन 10, यहाँ इन दोनों का एडिशन 10, इन दोनों का एडिशन 5 और एक लास्ट में 1, ठीक है। तो ये हम बना भी सकते हैं। अब इसके लिए आप सिंपली लिख भी सकते हैं, अब यहाँ से पास्कल ट्रायंगल का यूज करके हम a + b की पावर 5, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन क्या बनाएंगे, सिंपली हमें पता है कॉर्नर एलिमेंट्स में a5 होगा और यहाँ पर हमारा b5 होगा, ठीक है। उसके बाद हम पावर्स तो जो है सेट करते हुए जाएंगे, लेकिन कोफिशिएंट्स का हमें पता चल गया, ठीक है। कोफिशिएंट्स यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 5 × समथिंग,
फिर यहाँ पर 10 इंटू समथिंग, फिर यहाँ पर 10 इंटू समथिंग, और फिर यहाँ पर 5 इंटू समथिंग, और लास्ट में हो जाएगा 1 इंटू बी की पावर 5। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं पास्कल ट्राइंगल। तो पास्कल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इसके जितने भी बाउंड्री एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 1 1 1 1 होते हैं। ठीक है, और बीच के एलिमेंट्स को हम उनका एडिशन करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बाइनोमियल के अंदर पास्कल ट्राइंगल्स, ये जो हमारा टॉपिक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम क्वेश्चन करने थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है 2x + 3y और इसकी पावर से 8। इसमें बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स तो हम जानते हैं कि जितने n होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होती है। यहाँ पर n है 8, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 8 + 1 = 9। सो इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 9। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 2x - 3y + 4z इसकी पावर n। तो इसके लिए हमारी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि n जो है n + k -1 c k -1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, तो इसके लिए हमारे पास 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं, तो k तो हमारा हो गया 3। ठीक है, और पावर कितनी है n, तो ये हो जाएगा n + 3 - 1 c 3 - 1, यानी कि n + 2 c 2। ठीक है, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, सो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। और 4 टर्म्स के लिए देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ जाए x + y + a + b इसकी पावर 4 है। इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 4 + 4 -1 c 4 - 1, तो ये हो जाएगा 7c3। ठीक है जी, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी, चलिए अब नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कुछ और चीजें कर लेते हैं। जैसे ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है कि x + y इसकी पावर n है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n+1। ठीक है जी, और अगर हम देखें x - y की पावर n, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n+1 हो जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ टर्म्स तो पॉजिटिव होंगी और कुछ टर्म्स नेगेटिव होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि जब हम a + b की स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो कुछ टर्म्स इसमें तो सारी की सारी टर्म्स हमारी क्या आ जाती हैं, इसमें तो सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव आ जाती हैं। लेकिन जब भी हम नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कुछ टर्म्स यहाँ पर नेगेटिव भी आती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें तो टोटल 2 टर्म्स हमारी पॉजिटिव है, एक टर्म हमारी नेगेटिव भी है। ठीक है, तो सिंपली जब भी हम इस टाइप से नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं तो कुछ टर्म्स पॉजिटिव होती हैं, कुछ टर्म्स नेगेटिव भी होती हैं। यहाँ तो हम टोटल टर्म्स देख रहे हैं, टोटल टर्म्स तो n+1 है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स कितनी होती है वो हमें थोड़ा सा देखना है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। देखिए जब भी हमारे पास x + y इसकी पावर n ऐसा एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, तो इसके अंदर पॉजिटिव टर्म्स कितनी होंगी, तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव टर्म्स ही हो जाएंगी। नेगेटिव टर्म्स की बात करें तो नेगेटिव टर्म्स इसके अंदर 0 हो जाएगी पॉजिटिव वाले केस में। तो पॉजिटिव वाले केस में तो भाई सारी की सारी पॉजिटिव ही होंगी। अगर हम बात करें x - y की पावर n, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स की बात करें तो ये तो है भाई लॉजिक, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर पॉजिटिव टर्म्स कितनी होती है, तो पॉजिटिव टर्म इसमें होती है n+1/2। ठीक है, और नेगेटिव टर्म्स क्या होती है, नेगेटिव टर्म्स होती है टोटल माइनस n+1/2। यहाँ पर भी एक चीज और देखेंगे कि ये जो होता है n+1/2 ये भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होता है। ठीक है, ये हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और नेगेटिव टर्म्स क्या हो जाएंगी, टोटल टर्म्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर n+1/2। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर इसके लिए हम देखें तो सिंपली इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स टोटल n तो हमारे पास 2 है। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखना चाहें इसके अंदर पॉजिटिव टर्म्स तो फॉर्मूला लगाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n+1/2, 2 + 1/2। ऑब्वियस सी बात है कि 3 अगर सिंपली होता 3/2 को आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि कुछ डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रल वैल्यूज नहीं आएंगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1.5, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है तो ये हो जाएगा 2, यानी कि पॉजिटिव टर्म्स हमारे पास 2 हो जाएंगी। और नेगेटिव टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कितनी है, टोटल 3 टर्म्स है, उनमें से
पॉजिटिव टर्म्स माइनस कर देंगे तो एक हमारी नेगेटिव टर्म आ जाएगी। यानी कि जब भी हमारे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन हो, जब भी हमारे पास x माइनस वाई की पावर n इस टाइप का एक्सप्रेशन हो, तो इसमें पॉजिटिव टर्म्स क्या होंगी? पॉजिटिव टर्म्स होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2, और नेगेटिव टर्म्स क्या हो जाएंगे? टोटल टर्म्स माइनस पॉजिटिव। ठीक है, टोटल टर्म्स माइनस पॉजिटिव टर्म्स। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर। ठीक है, कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स पूछ लिए जाए तो उसके लिए भी पर्टिकुलर फॉर्मूलास हमारे पास है, तो वो हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इससे भी एक थोड़ा लेवल इंक्रीज करके देखें आप, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए, देखिए ये तो हमें पता चल गया कि भाई x प्लस वाई की पावर n और x माइनस वाई, इसके लिए कुछ करें तो हमारे पास कुछ नेगेटिव टर्म्स आती हैं और कुछ पॉजिटिव टर्म्स आती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे से नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ली जाए किसके अंदर, कि हमने x प्लस वाई इसकी पावर n और एक हमारे पास है x माइनस वाई इसकी पावर n, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, अब हमारे पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगी? क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर कुछ नेगेटिव टर्म्स होती हैं और इसके अंदर कुछ पॉजिटिव टर्म्स होती हैं। जो नेगेटिव टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप इनको जोड़ रहे हो सिंपली, और अगर आप x प्लस वाई की पावर n प्लस, सॉरी माफ कीजिएगा यहाँ पर माइनस है, कि अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो x माइनस वाई की पावर n, तो इसमें से सिंपल सी बात है कि जो नेगेटिव टर्म्स हो जाएंगी, नेगेटिव नेगेटिव वो तो प्लस हो जाएंगी, और जो हमारी सेम टर्म्स है पॉजिटिव टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी? हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि इनके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो वो हम देख लेते हैं कि x प्लस वाई की पावर n, ठीक है, प्लस में और माइनस में। तो इसके लिए हम एक जनरलाइज मेथड बनाते हैं कि अगर आपके पास n क्या है, अगर आपके पास n ऑड है, ठीक है, n अगर आपके पास ऑड है, तब तो नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स और नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स किसके अंदर? इन दोनों के अंदर। ठीक है, एडिशन करने पर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? दोनों में। यानी अगर आप ऐड, ये पॉजिटिव नहीं आएगा, चलिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए n आपका क्या है? ऑड है। ठीक है, अगर आपका n ऑड है उस केस में आप या तो करें दोनों को प्लस या करें माइनस, यानी या तो आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें किस किस को? x प्लस वाई की पावर n को, और एक आपके पास है x माइनस वाई की पावर n, इनको या तो आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, कुछ भी करें, हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी n प्लस 1/2। ठीक है जी, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे n प्लस 1/2। लेकिन n अगर हमारा इवन है, एन अगर हमारा इवन है तो अलग अलग होगा। एक तो होगा हम जब एडिशन कर रहे हैं, और एक होगा हम जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। जब हम एडिशन कर रहे हैं दोनों का, यानी कि हम x प्लस वाई की पावर n और x माइनस वाई की पावर n का एडिशन कर रहे हैं, हमने एडिशन किया यहाँ पर, एडिशन करने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास बनती हैं n/2 प्लस 1। ठीक है जी, जब n हमारा इवन है। और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स बनती है n/2। ठीक है, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, सिंपली हमारे पास ये मेथड बन गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कर रहे हैं कि a प्लस बी की स्क्वायर, और एक हमारे पास है a माइनस बी की स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हमारे पास बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो n है वो क्या है? इवन है। n हमारा कितना है जी? इवन है। इवन है तो जब आप एडिशन कर रहे हैं, दोनों का एडिशन कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? n/2 प्लस 1। n कितना हमारा 2 है, तो 2/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये सिंपली हमारा हो जाएगा 2। यानी कि जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आएंगी। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? 2/2 इक्वल्स टू सिंपली 1 हो जाएगी। करके देख लेते हैं। जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास 2ab कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास
2a² प्लस 2b² बचेगा। तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही आप ऐड कर रहे हैं तो वैसे ही आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, वैसे ही आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 2 आ रही है। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट करते तो ये दोनों कैंसिल हो जाते और बचती सिर्फ ये, और जब ये सिर्फ ये बचती यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म बचती सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है। तो ये मेथड हमारा पता चल गया। नंबर ऑफ टर्म्स पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऑलमोस्ट वो चीजें हमने कर ली है, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है जी मिडल टर्म, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारा एक्सप्रेशन है उसके लिए मिडल टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे मान लीजिए हमने किया a+b की स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर की, तो ये आ गया a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो इसके लिए हमारी मिडल टर्म हो गई, ठीक है। अगर हमारे पास 4 का एक्सप्रेशन होता या मान लीजिए 5 टर्म्स का होता तो यहाँ पर मिडिल टर्म्स 2 हो जाती, ठीक है। यहाँ पर हमारी मिडिल टर्म ये हो जाती, ठीक है। अगर हमारे पास 7 टर्म्स वाला स्टेप है, ठीक है, 7 टर्म्स वाला है, तो ये हमारी 4th टर्म जो है इसकी मिडिल टर्म हो जाती है। तो ये होती है मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म के लिए हमें देखना है, थोड़ा सा देखें कि हमें निकालनी है मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म के लिए हमें देखना है n ऑड है या n इवन है। अगर n हमारा ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनती है हमारे पास, n+1 बनती है। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n+1 बनती है। जैसे a+b की पावर n है तो इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, n+1 हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ही n अगर हमारा ऑड है तो n+1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इवन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा n इवन है तो n+1 हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ऑड हो जाएंगे, ठीक है। जब ऑड टर्म्स हैं तब तो निकालना बिल्कुल इजी है, n/2 + 1 कर दो। जैसे हमारे पास ऑड टर्म्स थी, जैसे यहाँ पर देखिए आप a+b की पावर 2 है, ये क्या है, ये इवन टर्म्स है, यानी n बराबर क्या है, n क्या है, इवन है, ठीक है। इवन है यानी नंबर ऑफ टर्म्स n+1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। जैसा कि हमने देखा 1, 2 और 3, 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स में बिल्कुल इजी है बीच वाली टर्म निकालना। कैसे, हमने क्या किया, n/2 किया सिंपली। n/2 कितना था, 2/2 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/2 + 1 यानी कि 2, यानी कि सेकंड टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म हमारी इसकी मिडिल टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो n जब हमारे पास इवन हो, यानी सिंपल सा मेथड हमें पता चल गया कि n अगर आपके पास इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ऑड हो जाएंगे और उस केस में आपकी मिडिल टर्म हो जाएगी n/2 + 1th टर्म, ठीक है। और जब आपके पास n ऑड होता है, n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी हो जाएगी, n+1 जो कि इवन है। और इवन के केस में आपके पास n+1/2 और n+1/2 + 1th टर्म, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं n+3/2, ठीक है, ये टर्म, ठीक है। यानी कि जब n आपके पास ऑड होता है तो मिडिल टर्म्स आपकी 2 होती हैं, और जब आपके पास n इवन होता है तो आपके पास नंबर ऑफ जो मिडिल टर्म होती है वो क्या होती है, सिर्फ एक ही होती है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर कि n इज इवन, इफ n इज इवन देन n/2 + 1th टर्म इज द मिडल टर्म, ठीक है। एंड n इज ऑड, जब ऑड होता है तो एक तो ये वाली और एक ये वाली टर्म्स क्या होती हैं, आर द मिडल टर्म्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, मिडल टर्म्स होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स या ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक्सप्रेशन सॉल्व किया x + y इसकी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये हमारा है x² + 2xy + y², ठीक है। तो इसमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट हम देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एक तो 1 × x² है प्लस 2 × xy है प्लस 1 × y² है, यानी ग्रेट जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है ये हमारे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट हमेशा हमारी मिडिल टर्म वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो नहीं देख रहे हम, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट देख रहे हैं, क्योंकि पहला टॉपिक हमारा देखिए ये जो है ये हमारी कंप्लीट हेडिंग है, ये हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हेडिंग है जिसमें हम ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट भी देखने वाले हैं और ग्रेटेस्ट टर्म भी देखने वाले हैं। और इसमें से हमने पहला टॉपिक लिया हमारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ही होता है। ग्रेटेस्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करें तो बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़े वाला वही होता है जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो मिडिल टर्म जो होगी वहीं उसी का मिडिल टर्म का ही कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाएगा। और मिडिल टर्म्स अभी हम देख के आए कि अगर आपके पास n क्या है, n अगर आपके पास इवन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n/2 + 1th टर्म, यही हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी। और n अगर हमारे पास ऑड है, n अगर हमारे पास ऑड है तो हमारे पास सिंपली n + 1/2th टर्म
या फिर n+3/2th टर्म, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स ही हमारी क्या हो जाएंगी, मिडिल टर्म्स हो जाएंगी, जो कि हमने अभी अभी देखा है। तो इनके लिए अगर हम लगाना चाहिए, ठीक है, अब हम निकालना चाह रहे हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, और बाइनोमियल कोफिशिएंट r+1 के अंदर NCR होता है, ये चीज हमें पता है, ठीक है, ये चीज हमें पता है बाइनोमियल कोफिशिएंट TR+1 में। तो अगर आप n+2+1 इस टर्म के अंदर आप बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना चाह रहे हैं, तो ये आपका बनेगा NC n/2, ठीक है। r+1 के लिए r है यहाँ पर, तो यहाँ पर n/2+1 के लिए क्या हो जाएगा, n/2, ठीक है। यानी कि n जब आपका इवन हो, n अगर आपका इवन हो, तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट हमारा क्या बनेगा, NC n/2, ठीक है जी। ऑड के लिए बात करें, ऑड के लिए हम निकाल लेते हैं n+1 के लिए और n+3/2 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए t ऑफ n+1/2, ठीक है, इसके लिए हम निकालेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं r+1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा NC, ये r+1 है, यानी यहाँ पर हमें सिर्फ r लगाना है, ये r+1 है, तो यहाँ पर इनमें से n+1/2 में से हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। इसी टाइप से इसके लिए बन जाएगा NC n+3/2 -1, ठीक है जी। ये चीज हमें क्लियर है, यानी कि सिंपल सी बात है कि जब आप T4 निकालना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर NC3 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप T5 निकालना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर NC2 करना पड़ेगा, सॉरी NC4 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी TR+1 करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको NCR करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पर एक कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर n+1 के लिए निकाल है तो यहाँ पर n+1 -1 हो जाएगा, यहाँ पर n+3/2 के लिए निकाल रहे हैं तो ये n+3/2 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम सोल्व करते हैं इसको, जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n+1 -2/2, तो ये हमारा बन जाएगा n-1/2, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ से हमारे पास बन जाता है कि जब भी हमारे पास n क्या हो, n ओड हो, तो ग्रेटेस्ट जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो तो होता है NC n-1/2, और एक होता है हमारा NC n+1/2, ठीक है। तो ये हमारे जब n ओड हो और जब हमारा n इवन होगा, जब n हमारा इवन होगा तब हमारा कोफिशिएंट बनता है NC n/2, ठीक है जी, NC n/2। तो ये हमने देखा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट टर्म की, तो क्योंकि ग्रेटेस्ट टर्म जो होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट का रोल नहीं होता, उसके अंदर x और y की वैल्यूज का भी रोल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो x और y है उनकी वैल्यूज का रोल होता है, और यहाँ पर जो जिसकी भी पावर ज्यादा होगी, ठीक है, वही तो क्या होगा, वही तो ग्रेटेस्ट टर्म को लेकर जाएगा। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट अलग चीज है, ग्रेटेस्ट टर्म अलग चीज है, ठीक है जी। तो ये चीज हमने कर ली है, ग्रेटेस्ट टर्म की बात हमने यहाँ पर नहीं किया अभी, सिर्फ और सिर्फ हमने देखा है बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। जो हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पहले तो होते कौन से है भाई, NC0, NC1, NC2 सॉन अप टू NCn, ये हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स which are equidistant from the beginning and from the ending are equal, यानी कि जो स्टार्टिंग से, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से और एंड से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, यानी जो पहले से स्टार्टिंग से फर्स्ट नंबर पे है और जो एंड से फर्स्ट नंबर पे है दोनों इक्वल होंगे, यानी NC0 इक्वल होगा NCn के, ठीक है। जो फर्स्ट से यानी स्टार्टिंग से जो सेकंड नंबर पे है और जो लास्ट से सेकंड नंबर पे है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, सेकंड नंबर पे ये होना था हमारा, ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर पे है, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, और ये हमारा थर्ड नंबर पे है, ठीक है। सो इसी टाइप से हमें पता चला कि जो भी हमारा NCR होगा वो NCn-R के हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये पता चल गया, स्टार्टिंग से और एंड से हमने लिया, ठीक है जी। चलिए, ये तो हमें पता चल गया कि the binomial coefficient which are equidistant from beginning and from the ending are always equal to ending से और beginning से सेम डिस्टेंस पर होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं जी, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर आप सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का एडिशन करते हैं, C0, NC1, NC2 सॉन अप टू NCn, इन सभी का एडिशन करते हैं, तो ये हमारे पास बनता है 2 की पावर n, ठीक है जी। सभी का एडिशन बनता है ये, ठीक है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ इवन वाले और सिर्फ ओड वाले लेते हैं, ठीक है,
इवन वाले और ऑड वाले लेते हैं तो 2 की पावर n बाई हाफ टर्म्स हो गई, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, सिंपल सी बात कि अगर आप सभी का एडिशन कर रहे हैं फिर तो ये हो जाएगा 2 की पावर n। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इवन या सिर्फ और सिर्फ ऑड देख रहे हैं तो वो हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है जी, रेज़ द पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए इसके बाद है C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3। ठीक है, इस टाइप से लेके चलते हैं, यानी एक हमारा पॉजिटिव कोफिशिएंट है, वन सेकेंड, चलिए सो हम लोग यहाँ पर थे, कलर हम वापस से वही ले लेते हैं, ये चलिए सो हम देख रहे थे कि अगर हमारे पास इवन टर्म्स हो या और टर्म्स लेकर के चलते हैं फिर तो होता है ये। अगर हमारे पास एक टर्म एडिशन में एक, सब्ट्रैक्शन में एक, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में इस टाइप से है तो इसका जो टोटल वैल्यू, जो टोटल कंक्लूजन होगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि आप जो ऑड टर्म्स है, जो सॉरी इवन टर्म्स है, इवन टर्म्स में से सारी की सारी ऑड टर्म्स अगर माइनस करेंगे, ठीक है, तो यही तो हो रहा है कि भाई आपकी इवन टर्म्स तो हैं वो तो सारी पॉजिटिव है, और जो आपकी ऑड टर्म्स है वो आपने माइनस में, नेगेटिव में ले रखी है। ठीक है, तो ऑड इवन में से ऑड सारी की सारी माइनस करोगे तो सेम ही तो है वैल्यूज दोनों की, 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, रेड कलर आई थिंक विजिबल नहीं है तो हम कलर दूसरा ले लेते हैं। चलिए सो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी भी हमने देख लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेकर के चलते हैं कि अगर आप NC1 लेते हैं प्लस 2 इंटू NC2 लेते हैं प्लस 3 इंटू NC3 लेते हैं, इस टाइप से अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं जी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी देखिए, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, NC1 कर रहे हैं, ठीक है, 2 इंटू NC2 कर रहे हैं, 3 इंटू NC3 प्लस ऑन अप टू NCN, ठीक है, यहाँ पर करें तो आप 2 की पावर n माइनस 1 में भी क्या कर देते हैं, n का एडिशन कर देते हैं। ठीक है, चलिए सो ये देख लेते हैं हम। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी कि NC1 2 NC2 3 NC3 NCN, ठीक है, ये लेकर के चलते हैं तो जो उनका सिंपली एडिशन होता है, सिंपली एडिशन जो होता है उसमें आप कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, NC, यानी ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो हमें याद करने हैं ताकि हमारे क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट हमारे लिए यूज हो जाए। और सेम अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, ये सेम हमारे पास अगर सब्ट्रैक्शन में आ जाए कुछ कुछ वैसा ही है। ठीक है, यानी एक 1 इंटू C1, 2 इंटू C2, 3 इंटू C3, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर वाले और नीचे वाले एक्सप्रेशन दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों के दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है। यहाँ पर NC1 मेंशन था, यहाँ पर आप भी NC1 कर सकते हैं, NC2, NC3, NC4, ठीक है, ये NCN। ठीक है, सिंपली इनमें भी हमने 1 2 3 को जो है नंबर से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम वही रिजल्ट है। यानी कि अगर आप इसके अंदर जो हमारा नॉर्मल जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर आप 1 2 3 सोन अप टू n यहाँ तक मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमारा ये 2 की पावर n बन रहा है। वैसे यहाँ पर एक कम हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप एक सब्ट्रैक्शन एक एडिशन करें तो बिल्कुल यही लॉजिक लगेगा जो यहाँ पर लग रहा है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और लेकिन होना ये चाहिए कि n जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप C0 C1 C2 सॉन अप टू CN, इनके स्क्वायर्स का एडिशन करें तो हमारे पास जनरली वैल्यू आ जाती है ये वाली। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है जी, ये थोड़ा सा कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, हमें बताना है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका जो एक्सप्रेशन होगा इसके अंदर, यानी इसकी वैल्यू हमें बतानी है, टोटल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा NC0 प्लस 2 इंटू
NC1 प्लस सोन अप टू 2 की पावर n n और ये हो जाएगा NCn, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर नंबर से ये इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन कुछ और टाइप से था, इसमें ऑप्शंस गिवन थे तो बाई ऑप्शन करने वाला था, इसको छोड़ दें। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इस टाइप से दिया हो, C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस ऑन अप टू NCn। इसका आंसर बताइए। इसमें से ऑप्शन हमें गिवन है n, बी ऑप्शन है हमारे पास n इंटू 2 की पावर n, सी ऑप्शन है हमारे पास n इंटू 2 की पावर n प्लस 1 और डी ऑप्शन है हमारे पास n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है जी। तो ये आपके पास सिंपल ऑप्शंस हैं। तो ये इसका आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सो एंड करते हैं हम आज की क्लास को यहीं पर, और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो देख लिया था, लेकिन ग्रेटेस्ट टर्म वाला टॉपिक अभी भी हमारा जो है पेंडिंग है, ठीक है। और उसके बाद कुछ और टॉपिक्स है इसी सेम पर्टिकुलर चैप्टर के। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो हमने देख लिया था, ठीक है। अब हमें ग्रेटेस्ट टर्म भी देखना है, जो कि हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखिए वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम, आप अपने जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर प्लीज़ कुछ ना कुछ सजेशन ज़रूर भेजें, ठीक है जी। चलिए, फुल जो सेकंड ग्रेड का है फुल सिलेबस हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही थोड़ा सा सिलेबस होने के बाद MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि इनफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पर कर सकें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।